दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम में से कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है उसके ऊपर मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। देखिए, ग्रोस टोटल इनकम जो है वो आप सभी को पता है कि 5 हेड्स की इनकम को जब हम ऐड करते हैं, यानी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। अगर कोई लॉस होता है किसी हेड से, अगर वो सेट ऑफ होता है तो उसको हम सेट ऑफ कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं कोई ऐसी इनकम जो क्लब होनी है एसएससी की इनकम, जैसे माइनर चाइल्ड की इनकम, उसको हम क्लब कर देते हैं। तब आता है ग्रोस टोटल इनकम। इस ग्रोस टोटल इनकम में से मिलती है डिडक्शन चैप्टर 6A की सेक्शन 80C टू 80U। यहां पर सेक्शन 80C टू 80U के तहत जो भी इंपोर्टेंट डिडक्शन होगी एक इंडिविजुअल एचयूएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, भले वो स्टूडेंट है या कोई सैलरीड पर्सन है, क्योंकि डिडक्शन का आप सभी को पता होना चाहिए। जब आईटीआर फाइल करते हैं तो डिडक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम से कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है, एक इंडिविजुअल एचयूएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम। जो इंपोर्टेंट है वही मैंने इस वीडियो में कवर की है। तो डिडक्शन सबसे पहले मिलती है पेमेंट के रिस्पेक्ट में। अगर कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, अगर कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, अगर वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन करता है या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है या कोई कंट्रीब्यूशन करता है एसपीएफ, आरपीएफ, पीपीएफ या कोई सुपर एनुएशन फंड, एसपीएफ, स्टैचू प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या कोई सुपर एनुएशन फंड में अगर वो कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको डिडक्शन मिलती है। अगर कोई रिपेमेंट करता है हाउसिंग लोन की, या कोई एफडी करवाता है, या कोई नाबार्ड के नोटिफाइड बॉन्ड लेता है, या कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवा के वहां पेमेंट करता है, या कोई कंट्रीब्यूशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई टीयर 2 अकाउंट के अंदर जो रेफर्ड है सेक्शन 80CCD1 यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन स्कीम के तहत। अगर कोई ट्यूशन फीस पे करता है बच्चे की इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, उसको डिडक्शन मिल जाएगी जितना वो सम पे करेगा, यानी जितना डिपॉजिट करेगा, मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80C के तहत। यहां पर ध्यान यह रखना है कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कोई पॉलिसी जो है वो 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद इश्यू हुई है, तो जितना कैपिटल सम एश्योर्ड होता है उसके 10% से अधिक प्रीमियम नहीं होना चाहिए। यानी कैपिटल सम एश्योर्ड के 10% तक ही प्रीमियम जो है उसकी डिडक्शन मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि 10% से अधिक अगर प्रीमियम पे कर दिया तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मान लो अगर कैपिटल सम एश्योर्ड जो है वो 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000 यानी 50,000 रुपए। लेकिन कोई इंडिविजुअल है राम नाम का, उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे कर दिया 60,000, तो यहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि 50,000 के अंदर ही उसका प्रीमियम होना चाहिए, यानी यहां पर 10% से अधिक जा रहा है प्रीमियम, तो 10% तक ही प्रीमियम अलाउड है पे करना, उसकी डिडक्शन मिलती है 80C के तहत। और जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 1.5 लाख रुपए की अंडर सेक्शन 80C। उसके बाद सेक्शन 80CCC ये सेक्शन बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो कंट्रीब्यूशन करता है किसी पेंशन फंड, जो LIC का पेंशन फंड है या कोई अदर इंश्योरर है, और पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करता है इंडिविजुअल, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी जितना अमाउंट वो पे करेगा या डिपॉजिट करेगा, 1.5 लाख।
यानी मैक्सिमम 1.5 लाख तक की उसको डिडक्शन मिल जाएगी। सेक्शन 80 CCD, अगर कोई इंडिविजुअल है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसका एम्प्लॉयमेंट जो है वो 1 जनवरी 4 या उसके बाद का है, या कोई अदर SSC है और वो जो है वो डिपॉजिट या पे करता है अकाउंट के अंदर जो पेंशन स्कीम के तहत आता है, टीयर 1 अकाउंट, NPS या अटल पेंशन, तो कोई भी इंडिविजुअल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयड है 1 जनवरी 2004 या उसके बाद, या कोई अदर SSC है जो पे करता है या डिपॉजिट करता है अमाउंट अपनी पेंशन स्कीम के तहत टीयर 1 अकाउंट के अंदर NPS या अटल पेंशन के तहत, तो उस एम्प्लॉय को, उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय को उसके खुद के कंट्रीब्यूशन की मिल जाएगी डिडक्शन, उसके खुद के कंट्रीब्यूशन की मिल जाएगी डिडक्शन। लेकिन यहां पर जो डिडक्शन होगी वो रेस्ट्रिक्ट है 10% ऑफ सैलरी, यानी सैलरी मतलब बेसिक प्लस DA, और DA भी कौन सा, जो कंडीशनल है, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट अगर DA है तो DA आ जाएगा। बेसिक प्लस DA का 10% जो होगा उतना तक उसको अलाउ है, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी जितना वो NPS टीयर 1 या अटल पेंशन के तहत वो पे कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये सेक्शन 80 CCD 1 के तहत उसके खुद के कंट्रीब्यूशन की उसको डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन वो डिडक्शन जो है वो सैलरी के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई अदर केस है, यानी कोई सैलरीड पर्सन नहीं है, तो ग्रोस टोटल इनकम का 20% जो है मैक्सिमम उसको अलाउ है, इतना वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80 CCD 1 के तहत। इसके अलावा सेक्शन 80 CCD 1B, अगर कोई एडिशनल डिडक्शन लेना चाहता है 50,000 की उसको डिडक्शन मिल जाएगी 80 CCD 1B के तहत। अगर कोई NPS अटल पेंशन के तहत कोई कंट्रीब्यूट करता है वो यहाँ पर अपनी डिडक्शन ले सकता है 50,000 की। बट याद ये रखना है कि ये 50,000 यहाँ पे अगर आपने दिखा दिया तो ऊपर 80 CCD 1 में आप दिखा नहीं सकते, एक जगह आप डिडक्शन लोगे इसकी। उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट, यहाँ तो खुद के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही थी एम्प्लॉय की, अभी आपको पता है कि NPS के अंदर एम्प्लॉय के साथ साथ एम्प्लॉयर अपनी खुद की पॉकेट से भी कंट्रीब्यूट करता है उसके इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा तो वो कवर होगा सेक्शन 80 CCD 2 के तहत। तो अगर कोई एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है तो वो अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो उसकी पूरी की पूरी डिडक्शन हो जाएगी। लेकिन ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि डिडक्शन जो है वो रेस्ट्रिक्ट है 14% ऑफ सैलरी, यानी सैलरी के 14% से अधिक कंट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयर द्वारा। अगर अदर एम्प्लॉयर है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई अदर एम्प्लॉयर है, तो वहां पर 10% रेस्ट्रिक्ट है, यानी 10% तक सैलरी के 10% तक कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो सेक्शन 80 CCD 2 के अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है, यहाँ पर एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा उसकी डिडक्शन मिलती है। सेक्शन 80 CCE बोलता है कि जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80C की, 80CCC और 80 CCD 1 यानी एम्प्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन की, वो 1.5 लाख रहेगी मैक्सिमम। यहाँ पर सेक्शन 80CC अप्लाई नहीं होता, सेक्शन 80 CCD 1B और 80 CCD 2 यानी जो 1.5 लाख मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 80C, 80CCC और 80 CCD 1 के तहत, यानी एम्प्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन तक। यानी 80 CCD 1B जो एडिशनल डिडक्शन मिलेगी 50,000 की, वो बिल्कुल अलग डिडक्शन है। इसके अलावा सेक्शन 80 CCD 2 यानी जो एम्प्लॉयर का खुद का कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये बिल्कुल अलग सेक्शन है, तो ये 1.5 लाख के बाहर है। ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये डिडक्शन बिल्कुल अलग है 80 CCD 1B की और 80 CCD 2 की। सिर्फ 80C और 80CCC और 80 CCD 1 यानी एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन, सिर्फ उनकी लिमिट 1.5 लाख है। उसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल या HUF कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं अपने खुद के लिए, अपने फैमिली यानी स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन या अपने पेरेंट्स के लिए, अगर HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। तो अगर कोई इंडिविजुअल या HUF मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं अपने खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स के लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए,
तो मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगी वो मिलेगी 25,000 की। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, स्पाउस या खुद, तो जो मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 50,000 की। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो कंट्रीब्यूशन जो है वो कैश में नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अगर कोई कंट्रीब्यूशन होता है या कोई अदर स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है तो डिडक्शन मिल जाएगी आपको 25,000 की, अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की। और इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की मैक्सिमम 5,000 की डिडक्शन मिल जाती है। अगर कोई टेस्ट वगैरह करवाया है आपने पूरे साल प्रीवियस ईयर के दौरान तो। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 5,000 की लिमिट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, ये इस 25 और 50,000 की लिमिट में ही आता है, अलग से नहीं है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे आप कैश में पेमेंट भी कर सकते हो, यानी 5,000 रुपए जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे आप पेमेंट करोगे वो आप कैश में करोगे तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो 5,000 है ये इस 25-50 की लिमिट में ही कवर होता है। इसके अलावा कोई अगर कोई पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है जिसका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा हेल्थ का, उस पे मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर होता है तो उसकी डिडक्शन मिल जाती है, बट 50,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी, 50,000 में शामिल है। उसके बाद सेक्शन 80 डिसेबल डिपेंडेंट, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ है, उसका कोई डिपेंडेंट है जो डिसेबल्ड यानी उसका कोई बॉडी का पार्ट काम नहीं करता, तो उसके मेंटेनेंस यानी मेडिकल ट्रीटमेंट या कोई अमाउंट वो खर्चा करता है मेडिकल ट्रीटमेंट पे, जो अब ट्रीटमेंट में क्या आएगा, नर्सिंग भी आ सकता है, ट्रेनिंग या रिवैल्यूएशन भी आ सकता है डिपेंडेंट का। तो अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पे कोई खर्चा करता है कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ अपने डिपेंडेंट जो डिसेबल्ड है उस पे, या कोई अमाउंट पे करता है, डिपॉजिट करता है किसी स्कीम की, जो लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम है जो फ्रेम कर रखी है, या किसी अदर इंश्योरेंस की स्कीम है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, या कोई स्पेसिफाइड कंपनी है जिसको बोर्ड ने अप्रूव कर रखा है, यहाँ पे अगर कोई अमाउंट पे करता है, डिपॉजिट करता है रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ, या कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर करता है अपने डिसेबल्ड डिपेंडेंट पे उसके मेंटेनेंस के लिए, तो यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी फ्लैट 75,000। फ्लैट का मतलब खर्चा कितना भी करो आप उससे मैटर नहीं करता, खर्चा भले आप 100 रुपए करो 10,000 करो, डिडक्शन मिलेगी फ्लैट 75,000 यानी 75,000 की डिडक्शन मिल जाएगी आपको पूरी की पूरी। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर का मतलब अगर बॉडी का पार्ट 80% या उससे अधिक डिसेबल्ड है, तो ऐसे केस में 1,25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। नॉर्मल केस में 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी में 1,25,000। यहाँ पर डिपेंडेंट का मतलब होता है, अगर बात करें इंडिविजुअल की, तो डिपेंडेंट का मतलब होता है स्पाउस, चिल्ड्रन उसके बच्चे, पेरेंट्स माता पिता, ब्रदर सिस्टर। एचयूएफ के केस में फैमिली मेंबर्स, ये डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर 80 के अंदर जो डिडक्शन मिलेगी वो फ्लैट मिलेगी, खर्चा कितना भी करो आप वो मैटर नहीं करता, आपको डिडक्शन फ्लैट मिलेगी 75,000 और 1,25,000 की। उसके बाद सेक्शन 80 बी मतलब बीमारी। अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ है और वो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है कोई स्पेसिफाइड डिजीज या इलमेंट्स का, या कोई अमाउंट पे करता है मेडिकल ट्रीटमेंट पे स्पेसिफाइड डिजीज या एलिमेंट्स का, तो यहाँ पर उसको जितना वो एक्चुअल में खर्चा करेगा, जितना एक्चुअल में अमाउंट पे करेगा, और 40,000 विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होगा उसको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो वहां पर 40,000 की जगह पे कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए हो जाएगा, उसमें से लेस हो जाएगा अगर कोई अमाउंट रिसीव होती है इंश्योरेंस कंपनी या कोई रेम्बर्स करता है एम्प्लॉयर, वो लेस हो जाएगा वहां से। तो मैंने आपको बताया कि अगर वो कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ है वो मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है कोई स्पेसिफाइड डिजीज या एलिमेंट्स का, इंडिविजुअल के केस में डिपेंडेंट कौन आएगा, सेल्फ खुद आ जाएगा, स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर जो पूरे डिपेंड हो उसके ऊपर, और एचयूएफ के केस में उसके फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पर जो भी वो मेडिकल ट्रीटमेंट करता है स्पेसिफाइड डिजीज का करवाएगा, अब डिसेबल्ड जो डिजीज जो है, एलिमेंट्स जो है, टीबी जो कैंसर वगैरह बीमारी होती है वो यहाँ पर कवर होती है, उसका अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ, तो जितना अमाउंट वो पे करेगा और 40,000 दोनों में जो कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी, उसमें से भी लेस हो जाएगा अगर कोई अमाउंट उसको रिसीव होती है किसी इंश्योरेंस कंपनी से, या कोई एम्प्लॉयर यानी एम्प्लॉयर रेम्बर्स कर देता है, जितना बिल का खर्चा आएगा उतना एम्प्लॉयर पे कर देता है, तो वो लेस हो जाएगा इस अमाउंट से। अगर सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, मान लो कि 40,000 रुपए मैक्सिमम उसको अलाउ है डिडक्शन के,
वो एक्चुअल में वो खर्चा करता है बीमारी पे, वो करता है 30,000 रुपये। तो यहाँ पर एक्चुअल में खर्चा कितना है 30,000, डिडक्शन उसको मिलनी चाहिए 30,000 की। अब इस 30,000 में मान लो एम्प्लॉयर ने 20,000 रुपए के बिल जो है वो रेम्बर्स कर दिए, यानी 20,000 रुपए एम्प्लॉयर ने पे कर दिए, उसके बिल दिखा के उसने ले लिए। यहाँ पर जो डिडक्शन मिलेगी वो 10,000 की ही मिलेगी। उसके बाद सेक्शन 80E बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसने लोन ले रखा है, अगर कोई इंडिविजुअल उसने लोन ले रखा है किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए। क्या होता है ये हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन का मतलब होता है कि आफ्टर पासिंग द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी इसके बराबर, यानी मोटा मोटी 12वीं के पास होने के बाद अगर कोई कोर्स करते हैं वो होता है हायर एजुकेशन के लिए। अगर कोई इंडिविजुअल है उसने लोन ले रखा है हायर एजुकेशन के लिए और उस लोन पे वो इंटरेस्ट पे करता है, उस लोन पे वो इंटरेस्ट पे करता है, लोन उसने ले रखा है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन के पर्पज से सेटल हो, लोन उसने खुद के लिए ले रखा है या स्पाउस के लिए ले रखा है या बच्चों के लिए ले रखा है या स्टूडेंट जो जिसका वो लीगल गार्जियन है उसके लिए ले रखा है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी उस इंटरेस्ट की जिस साल में वो इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करेगा उस असेसमेंट ईयर में मिल जाएगी और आने वाली 7 असेसमेंट ईयर में मिल जाएगी, और वो कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि इंटरेस्ट वो पे ना कर दे पूरा का पूरा, दोनों में से जो जल्दी हो जाए। अगर वो इंटरेस्ट 8 साल से पहले पे कर देता है तो अच्छी बात है, पहले खत्म हो जाएगा डिडक्शन, यानी इंटरेस्ट रहेगा, नहीं तो डिडक्शन कहाँ से मिलेगी? कॉमन सी बात है, अगर वो 5 साल में इंटरेस्ट पे कर देता है पूरा तो डिडक्शन 5 साल तक ही मिलेगी, यानी दोनों में से पहले जो होगा, यानी मैक्सिमम उसको 8 साल तक मिलेगी, मतलब 8 साल मैक्सिमम। यानी मान लो कि 8 साल बाद में उसका इंटरेस्ट बच जाता है तो 9वें साल उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, 8 साल तक ही मिलेगी इंटरेस्ट की, सेक्शन 80E के तहत। उसके बाद सेक्शन 80EB, ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसने अगर लोन ले रखा है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और वो लोन जो है वो परचेस करने के लिए ले रखा है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेस करने के लिए लोन लिया हुआ है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उस लोन पे वो इंटरेस्ट पे करता है, तो इस इंटरेस्ट की मिल जाएगी डिडक्शन की मैक्सिमम कितनी मिलेगी 1.5 लाख तक। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो लोन सैंक्शन होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 23 तक जो है सैंक्शन होना चाहिए, तभी डिडक्शन मिलेगी 80EB के तहत। उसके बाद अगर कोई डोनेशन करता है कोई भी एसएससी, तो यहां पर जो कैटेगरी है वो 4 है। एक होता है 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, एक होता है 100% विद लिमिट, एक होता है 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, एक होता है 50% विद लिमिट। ये लिमिट क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले हम। लिमिट का मतलब मोटा मोटी ये होता है कि आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली जाएगी, एडजस्टेड टोटल इनकम का जो 10% रहेगा उतना मैक्सिमम है, उससे अधिक आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर लिमिट आ गई तो, यानी वहां पर लिमिट लगा दी 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, इससे अधिक डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी? जब ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन जो मिलेगी चैप्टर 6A की 80G को छोड़, क्योंकि 80G तो आप ले ही रहे हो, 80G की डिडक्शन तो निकालनी है आपको, तो 80G को छोड़ के जो चैप्टर 6A की डिडक्शन रहेगी उसको लेस कर दोगे ग्रोस टोटल इनकम से। इसके साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A वाला है और 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो लेस कर दोगे आप, तब आएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। उस एडजस्टेड टोटल इनकम का आप 10% निकाल लोगे और उसको कंपेयर करते हो आप एक्चुअल डोनेशन से, जो आपकी क्वालिफाइंग लिमिट से आप उसको एडजस्ट करना होता है आपको। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम परमिशन डिडक्शन होगी वो दोनों में जो कम रहेगी, यानी 10% जो एडजस्टेड टोटल का इनकम का है और जो एक्चुअल डोनेशन है दोनों में जो कम है वो आपकी मैक्सिमम डिडक्शन रहेगी, मैक्सिमम डिडक्शन वो आपकी रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, यानी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है या कोई नेशनल चिल्ड्रन फंड है या कोई स्वच्छ भारत कोष है या कोई पीएम केयर्स फंड है या कोई नेशनल डिफेंस फंड है, इन फंड में अगर वो डोनेट करता है, यानी डोनी कौन है, ये डोनर कौन होगा, एसएससी कोई भी, तो 100 यानी मान लो कि उसने 1000 रुपए डोनेट करे तो पूरे 1000 रुपए की उसको डिडक्शन मिल जाएगी बिना कोई लिमिट के। उसके बाद 100% विद लिमिट है, अगर कोई गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या कोई इंस्टीट्यूशन जो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करता है यहाँ पर अगर डोनेट करता है तो यहाँ पर डिडक्शन उसको मिल जाएगी पूरी, लेकिन लिमिट के साथ, यानी 10% एडजस्टेड टोटल इनकम से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 50% बिना कोई क्वालिफाइंग लिमिट के अगर
अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है, या कोई जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, या कोई इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, या राजीव गांधी फाउंडेशन है, चारों नाम मिलते जुलते हैं, एक ही परिवार के हैं, तो यहाँ पर बिना कोई लिमिट के 50% डिडक्शन मिलेगी। यानी अगर 5,000 डोनेट करा तो 50% कितना हो जाएगा, 2500, बिना कोई लिमिट के इस 2500 की डिडक्शन मिल जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर डिडक्शन जो है लेनी है तो पेमेंट जो है वो अदर देन कैश में करनी पड़ेगी। यानी अगर 2,000 से अधिक का डोनेट करते हो तो जो पेमेंट है वो कैश के अलावा किसी और मोड में होनी चाहिए, डीडी चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड में होनी चाहिए आपकी। तो डिडक्शन सिर्फ 2,000 तक कैश में अलाउ है। 2,000 से ऊपर अगर कैश में पेमेंट कर दी या डोनेट कर दिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद सेक्शन 80GG बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसको एचआरए नहीं मिलता, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता, उसको डिडक्शन मिल जाएगी 80GG के अंदर रेंट की। जो रेंट पे करेगा अपने खुद के रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए, भले वो फर्निश हो अनफर्निश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो वो रेंट पे करेगा तो यहाँ पर उसको डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन कितनी मिलेगी, लिस्ट ऑफ दी फॉलोइंग, जो इन तीनों में कम रहेगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। पहला बोला 5,000 रुपए पर मंथ आ जाएगा, फिर जितना रेंट वो पे करता है उसमें से लेस कर देंगे हम 10% ऑफ टोटल इनकम और 25% ऑफ टोटल इनकम, तीनों को निकालेंगे। तीनों में जो लोअर अमाउंट होगी, जो सबसे कम अमाउंट होगी, उसको डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद सेक्शन 80GC बोलता है कि कोई भी पर्सन लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को छोड़ के जिसको गवर्नमेंट फंडेड करती है, अगर कोई पर्सन कंट्रीब्यूशन करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंदर, तो उसको जितना वो कंट्रीब्यूशन करेगा उसको पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है वो कैश के अलावा अदर मोड में होना चाहिए। सेक्शन 80QQB, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसको रॉयल्टी इनकम होती है, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसको रॉयल्टी इनकम होती है, यानी ऑथर की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो बुक से उसको रॉयल्टी इनकम आएगी अदर देन टेक्स्ट बुक को छोड़ के, तो जो भी उसको रॉयल्टी इनकम आएगी वो इनकम और 3 लाख दोनों में जो कम रहेगा उसको डिडक्शन मिल जाएगी। यानी इनकम मान लो आई उसको 5 लाख रुपए, तो मैक्सिमम कितना है 3 लाख, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, दोनों में कम कौन सा, 3 लाख की डिडक्शन उसको मिल जाएगी 80QQB के तहत। सेक्शन 80RRB बोलता है कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसको पेटेंट पे रॉयल्टी मिलती है, तो रॉयल्टी इनकम जितनी होगी और 3 लाख दोनों में जो कम रहेगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा इनकम के रिस्पेक्ट में भी डिडक्शन मिलती है एसएससी को। सेक्शन 80TTA बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए। ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, यहाँ पर सीनियर सिटीजन नहीं आएगा, अगर कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है जिसको इंटरेस्ट की इनकम होती है डिपॉजिट पे, सेविंग अकाउंट, यानी सेविंग अकाउंट किसी बैंक में है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का बिजनेस करती है, या कोई पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर उनका सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट के थ्रू, उस डिपॉजिट के थ्रू उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट इनकम की उसको मिल जाएगी डिडक्शन। कितनी मिलेगी, एक्चुअल में जो इंटरेस्ट रहेगा और 10,000 विच एवर इज लेस विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम रहेगा। यानी अगर इंटरेस्ट मिलता है उसको 5,000 रुपए और 10,000 दोनों में कम कौन सा है, 5,000 की उसको डिडक्शन मिल जाएगी। मैक्सिमम 10,000 की डिडक्शन ले सकता है वो एक सेक्शन 80TTA के तहत। यहाँ पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए डिपॉजिट जो सेविंग अकाउंट के थ्रू है, यानी एफडी यहाँ पर कवर नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 80TTB, ये सेक्शन बोलता है अगर कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन, अगर वो उसको इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट, भले ही वो एफडी हो या सेविंग अकाउंट हो, भले ही एफडी हो या सेविंग अकाउंट हो, अगर किसी सीनियर सिटीजन जो रेजिडेंट है उसको अगर इंटरेस्ट की इनकम होती है डिपॉजिट पे, भले वो एफडी हो या सेविंग अकाउंट हो, तो उसको जितना वो एक्चुअल में इंटरेस्ट है और 50,000 दोनों में जो कम होगा उसको डिडक्शन मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम उसको 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जो है वो एफडी या सेविंग अकाउंट के थ्रू कोई इंटरेस्ट की इनकम आती है तो उस इनकम की वो मैक्सिमम 50,000 तक की डिडक्शन ले सकता है, यानी 50,000 तक का इंटरेस्ट वो डिडक्टेबल है। उसके अलावा सेक्शन 80U बोलता है कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल खुद डिसेबल्ड है, यानी 80DD में क्या था, डिपेंडेंट था, यहाँ पर वो खुद, यानी इंडिविजुअल खुद ही डिसेबल्ड हो जाए, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी फ्लैट 75,000 और 1,25,000 की। अगर सीवियर डिसेबिलिटी यानी
80% या उससे अधिक है।